साहित्यिक सामान्य सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा इसके पहले मैंने व्याकरण की श्रृंखला शुरू करी थी जिसमें हमने आपको संधि पढ़ाया था, स्वर संधि, जो कि सामान्य हिंदी के बच्चों को केवल आती है, साहित्यिक में भी आती है, लेकिन साहित्यिक वाले में व्यंजन और विसर्ग संधि भी हो, तो उसको हम बाद में आपको बताएंगे। ये विभक्ति चैप्टर जो कि छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ये भी आता है साहित्यिक सामान्य बच्चों को। तो हम ये सोच करते थे थोड़ा छोटा सा चैप्टर है, आप लोग इसको जल्दी से पढ़ लो, इस पर हम फिर संधि लेकर के हाजिर होंगे, व्यंजन संधि। तो आज हम आपको विभक्ति की जानकारी दे देते हैं जिससे कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, जहाँ भी आपको मिले। क्वेश्चन बैंक वगैरह पुरानी जहाँ भी आपको मिल जाए, नहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से भी आपको कुछ हमारा कि क्वेश्चन बैंक मिल जाए, आप उसको लेकर के उसको हल कर सकते हैं। विभक्ति की पहचान कैसे होती है और वो हम आपको बता देते हैं। साहित्यिक वालों को तो पहले से आता है, लेकिन सामान्य हिंदी के बच्चों में पिछले साल से ये विभक्ति जुड़ गई है। अभी तक आप लोगों में शब्द रूप और धातु रूप में विभक्ति आती थी, और अब ये भी विभक्ति जुड़ गई है। तो शब्द रूप धातु रूप तो आएंगे ही आएंगे, अब ये भी आ सकती है, इसलिए हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि विभक्तियों का जो ज्ञान है वो हम जब संस्कृत हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं या जब अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करते हैं, तब वहां पर हमें विभक्तियों के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे पाठ्यक्रम में कुछ सूत्र होते हैं जो कि वार्तिक कहलाते हैं, जिसके द्वारा हम विभिन्न विभक्तियों की पहचान करते हैं। तो चलिए, जो आपके कोर्स में है विभक्तियां, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपकी विभक्ति है तृतीया विभक्ति। प्रथमा विभक्ति ने इसलिए नहीं बताई है क्योंकि प्रथमा विभक्ति लिंग परिमाण वचन मात्र में ही प्रयुक्त होती है। जैसे प्रतिपादक अर्थ कुछ होते हैं, जैसे ऊंचा है, नीचा है, काला है, ये शब्द है, या किनारा है, एक है, दो है, अनेक है, इस तरह के शब्दों में जो जो है वो आपका प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये नहीं आता है आपका द्वितीय विभक्ति से आपका कोर्स है, जो कि आप लोगों को आता है, तो हम वहीं से आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है, आप पहले वो देख लीजिए। इसका सूत्र होता है अभितः परितः समया निकषा प्रति योगे। इसका सूत्र होता है अभितः परितः समया निक्षाः प्रतियोगे। ये शब्द है, अभिता है, परिता है, समया है, निक्षा है, हा प्रति। ये जो शब्द लिखे हैं इनके योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। अब इनका अर्थ क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। अभिता का अर्थ होता है चारों ओर या सब ओर। अभिता का अर्थ होता है परिता,
परितः का अर्थ होता है सब ओर। समया, समया का अर्थ होता है समीप। निकषा, निकषा का भी अर्थ होता है समीप। हा यानी हाय शोक के लिए, हाय शोक के लिए। प्रति माने होता है और या तरफ। शब्दों के दो में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे होती है। अब जैसे, अब हम आपको कुछ उदाहरण इसी से रिलेटेड बता रहे हैं कि अगर आपको कोई वाक्य दिया रहेगा या शब्द दिया रहेगा तो आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति है। तो हमने पहले ही बताया कि द्वितीय विभक्ति के लिए अभिता परिता समया निक्षा प्रतियोगी, ये शब्द अगर किसी वाक्य में आए हुए, चाहे अविता, चाहे परिता, चाहे समया, चाहे निक्षा, चाहे हा, चाहे प्रति, इसमें से कोई भी शब्द अगर वाक्य में आया हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ तृतीय विभक्ति भी होगी। जैसे उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम अभितः, इस तरह से आपका अंडरलाइन हुआ रहेगा और आपसे पूछेंगे कि यहाँ कौन सी विभक्ति होगी। अब चूंकि हम ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, अब इस हम वाक्य में देख रहे हैं अभितः शब्द। अभितः माने क्या होता है, चारों ओर या सब ओर। तो चारों ओर, किसके चारों ओर, गांव के चारों। ये चारों ओर किसके लिए आया, गांव के लिए। इसलिए गांव में कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति अभिता आया है इस वाक्य में, इसलिए जो अंडरलाइन वाला शब्द है वहां पर द्वितीय विभक्ति हो। जैसे हा दुष्टम, हा दुष्टम, हाय दुष्ट। अब दुष्ट के लिए कोई अच्छी मानसिकता तो रहेगी नहीं। दुष्ट के लिए हमेशा क्या कहते लोग, शोक प्रकट करते हैं। दुष्ट व्यक्ति के लिए शोक है। हा दुष्टम का अर्थ है दुष्ट व्यक्ति के लिए शोक है। चूंकि हा शब्द आया है तो इसका मतलब ये इस तरह से अंडरलाइन होगा कि दुष्टम में कौन सी विभक्ति होगी। तो चूंकि हा शब्द आया है इसलिए यहाँ पर भी आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। या तीसरा देखिए, विद्यालयम निकषा, विद्यालयम निकषा जलाशयः अस्ति। विद्यालयम निकषा जलाशयः अस्ति। अब इस वाक्य में आप देख रही हैं निकषा शब्द आया हुआ है। ये निकषा, निकषा शब्द आया हुआ है, इसलिए विद्यालय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और देख लीजिए चौथा उदाहरण, गृहम परितः उद्यानम अस्ति। गृहम परितः उद्यानम अस्ति।
गृह माने घर के चारों ओर उद्यान है। अब चूंकि इस वाक्य में परितः शब्द आया है, इसलिए ये वाक्य किस विभक्ति में हो गया? द्वितीया विभक्ति। इसलिए गृह में कौन सी विभक्ति हो गई आपकी? द्वितीया विभक्ति हो गई। तो ये हमने आपको बताया। एक बात और देख लीजिए, पांचवा उदाहरण, बिल ग्रामम समया बिल ग्रामम समया गंगा प्रवहति। बिलगांव के समीप गंगा बहती है। अब चूंकि इस वाक्य में समया शब्द आया है, इसलिए बिलग्राम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? आपकी द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो ये था आपका द्वितीया विभक्ति। आपको इसी तरह से वाक्य आएंगे, वाक्य के नीचे किसी एक शब्द में अंडरलाइन लगी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी। तो अगर आप हर विभक्ति का सूत्र रटे रहेंगे तो सूत्र में जो शब्द होते हैं वही उस विभक्ति की पहचान होती है। जैसे हमने सूत्र लिखा, अभिता परितः समया निक्षाहा प्रति, तो यानी कि ये शब्द वाक्य में अगर आए हुए हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर द्वितीया विभक्ति ही हो। तो ये आपकी द्वितीया विभक्ति। चलिए अब दूसरी विभक्ति हम आपको बताते हैं, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति दो जगह पर इसका प्रयोग होता है, दो अलग अलग चीजों में। तो कहाँ कहाँ पर होता है, पहले हम आपको वो बताएंगे। तृतीया विभक्ति का पहला पार्ट है ये नांग विकार, ये इसका सूत्र है। चलिए यहाँ लिखते हैं, पहला सूत्र है ये नांग विकार, ये नांग विकार, ये न धन अंग धन विकार। अर्थात इसका मतलब हुआ कि जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है, लक्षित होता है, उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। यथा, यथा माने जैसे या जिस प्रकार। तृतीया विभक्ति दो जगह पे लगती है। पहला है आपका ये नांग विकार, ये धन अंग धन विकार, ये माने जिस, अंग माने और विकार माने कमी या विकार माने खराबी। तो जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित मतलब दिखाई देता है या पता चलता है, उस अंग में तृतीया विभक्ति, उस अंग में, बात समझिए, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है। कोई ऐसा अंग है जो विकृत है और उस विकृत अंग के द्वारा उसका जो विकार है वो दिखाई पड़ रहा है, तो जिस अंग में विकार है उस अंग में तृतीया विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण देखिए आपका, भिक्षुकः, भिक्षुकः
भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति। इस तरह से आपका भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति। खंजः माने लंगड़ा, भिक्षुक पैर से लंगड़ा है। अब उसका विकार क्या है? वो लंगड़ा है। उसका अंग का विकार क्या है? लंगड़ा है। तो लंगड़ा आदमी कहाँ से होता है? लंगड़ा कहाँ से होता है? पैर से होता है। तो ये जो अंग है पैर, जिसमें विकार है, इसी में आपकी क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। यानी चूंकि पैर से लंगड़ा है तो पैर में ही आपकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए। देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति। देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति। काणः माने काना। देवदत्त नेत्रेण आंखों से काना है। देवदत्त काना है तो काना कहाँ से होगा? आदमी हाथ से तो होगा नहीं, पैर से तो होगा नहीं, कहाँ से होगा? आंख से। तो आंख का तात्पर्य नेत्र, यानी तृतीया विभक्ति किसमें हो गई? नेत्रेण में हो गई। तो आपका तृतीया विभक्ति नेत्रेण में है। तो ये है आपका तृतीया विभक्ति। और देख लीजिए तीसरा, अर्थ आना चाहिए बेटा, तभी आप पता कर पाओगे। मोहन शीर्षा खल्लवाटः अस्ति। मोहन शीर्षा खल्लवाटः अस्ति। खल्लवाटा माने गंजा। मोहन गंजा है। कहाँ से आदमी गंजा हुआ? सिर से। शीर्षा, शीर्षा माने सिर से। तो तृतीया पर तृतीया विभक्ति। अगर कोई पूछ ले किसमें है तृतीया विभक्ति, तो शीर्षा में है तृतीया विभक्ति। एक आध और देख लीजिए। सुरेशः कट्टया कुब्जः अस्ति। सुरेशः कटया कुब्जः अस्ति। कुब्जः माने कुबड़ा। सुरेश कुबड़ा है। आदमी कुबड़ा कहाँ से होता है? कुबड़ा कहाँ से होगा? कमर से होगा। तो कटया माने कमर, ये उसका विकार है। ये विकार है कुबड़ा, और ये विकार किसके कारण है? कटया के कारण, कमर के कारण है। इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति। अगला उदाहरण देखिए। गिरधरः कर्णेन बधिरः अस्ति। गिरधर कर्णेन माने कान से, बधिरा माने बहरा, अस्ति माने है। गिरधर बहरा है। बहरा आदमी कहाँ से होगा? कान से होगा। तो यहाँ पर इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। हो जाएगी किससे? कर्णेन माने कान से। तो यहाँ पर भी आपकी तृतीया विभक्ति होगी। छठा देख लीजिए। अक्षणा काणः। अक्षणः काणः। काणा माने काना। काना आदमी कहाँ से होता है? अक्षणा माने आँख से। तो यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। तो ये तृतीया विभक्ति थी, जहाँ पर कि अंगों का विकार बताया गया, और जिस अंग में विकार होता है उसी अंग में तृतीया विभक्ति होती है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब तृतीया विभक्ति का एक और बचा है, वो अगले लेक्चर में आप पढ़ाएंगे। आज के लिए सभी को